जियो न्यूज़ की इस खसूसी नशियात में खुशामदीद बात हो रही तहरीक इंसाफ के 100 दिन मुकम्मल होने पर उसकी तरफ से किए गए वादे और उसमें असल में कारकर्दगी के बारे में बचत, जिसके ऊपर तहरीक इंसाफ ने बुलंदो बांग दावे किए और इस हद तक किए कि लगता ये था कि उन पर अमल नहीं हो सकेगा। अब ऑपोजिशन से हम जानने की कोशिश करेंगे कि कितना अमल हुआ, क्योंकि कहा यह गया था कि कौमी सतह पर खर्चे कम कर देंगे। वज़ीर-ए-आज़म इब्तदाई 100 दिनों में कोई गैर मुल्की दौरा भी नहीं करेंगे, लेकिन माशी हालात के बायस 4 दौरे उन्हें करने पड़े हैं जो उनकी ज़रूरत हो सकती है, लेकिन कहा यह गया था कि नहीं किए जाएंगे अगर बहुत ज़रूरी ना हुआ। वज़ीर-ए-आज़म ने इन 100 दिनों में चीन, सऊदी अरब, दुबई, मलेशिया का दौरा किया है। कहा यह गया था हुकूमत के आते ही कि वज़ीर-ए-आज़म हाउस और ऐवान सदर के खर्चे भी कम कर देंगे, लेकिन अमली तौर पर सिवाय वज़ीर-ए-आज़म हाउस की पुरानी गाड़ियाँ और भैंसें बेचने के अलावा कोई वाज़ेह इक़दामात नहीं सामने आए। हैरत अंगेज़ बात यह है कि वज़ीर-ए-आज़म हाउस बिजली के बिल्स का 3 करोड़ रुपए और वज़ीर-ए-आज़म सेक्रेटेरिएट 9 करोड़ रुपए का नादहिंदा है। ऐवान सदर ने भी बिजली का बिल अदा नहीं किया, जो इस्लामाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी IESCO का 34 लाख रुपए का नादहिंदा है। वज़ीर-ए-आज़म और दीगर वज़रा ने वादा किया था कि वो कमर्शियल एयरलाइंस में सफ़र करेंगे, लेकिन सफ़र सरकारी तैयारों के जरिए ही हो रहा है अभी तक। वज़ीर-ए-आज़म हाउस को यूनिवर्सिटी में तब्दील करने का जो दावा किया गया था, शफ़कत महमूद साहब इस पर काम कर रहे थे, लेकिन इस पर क्या नतीजा निकला, क्या प्रोग्रेस हुई, किसी को कोई मालूम नहीं है। गवर्नर हाउस इसको आवाम के लिए खोला तो गया, लेकिन ये भी चंद दिन बाद बंद हो गए। और आरिफ अलवी साहब सदर पाकिस्तान, उन्होंने कहा था कि वो ऐवान सदर में नहीं रहेंगे, बल्कि गालिबन उन्होंने कहा था कि वो पार्लियामेंट लॉजेस में रहेंगे। हुकूमत क्या वाकई बचत कर रही है या सिर्फ आवाम को खुश करने के लिए और बड़ी उम्मीदें दिलाने के लिए ऐसी बातें की गई थी? हमारे साथ हमारे ऑपोजिशन जमातों के मेहमान मौजूद हैं। तहरीक इंसाफ की तरफ से सदाकत अब्बासी साहब मौजूद हैं, सलीम साफ़ी साहब, इरशाद भट्टी साहब, ज़ुबैर साहब। ये आरिफ अलवी साहब, मुझे अभी याद आया कि उनसे शायद पूछा भी क्या पिछले कई दिनों में कि उन्हें नहीं रहना था ऐवान सदर में, लेकिन वो रह रहे हैं ऐवान सदर में। और फिर बाकी सब चीज़ें जो प्राइम मिनिस्टर हाउस के हवाले से, आपको लग रहा है कोई दावा 100 दिन में जो था उस पर अमल हुआ, वाकई बचत हो गई है, इतना खर्च कौमी ख़जाने पर उसका बोझ कम हो गया हो, अगर आपने पूछा हो, नोट किया हो किसी तरह से? जी, एक तो देखें, एक पढ़े लिखी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूं कि एक यार्डस्टिक होती है फिस्कल डेफिसिट, जो आप जिसमें अखराजात के हवाले से और आपकी इनकम के हवाले से एक रिकॉर्ड होता है। सो ये जो क्वार्टर ख़त्म हुआ है, ये 3 महीने इनके ख़त्म हुए, इसको अगर आप मुवाज़ना करें पिछले साल के इन्हीं 3 महीनों से, तो आपका जो अखराजात हैं वो बढ़ गए हैं, तो जी ज़्यादा हो गए, और ये रिकॉर्डेड फैक्ट है। और इस पर कंसर्न भी शो किया है। कल इनकी जुमेरात को एक मीटिंग हुई थी, एक फिस्कल एंड मॉनेटरी कमेटी है जिसको चेयर करते हैं फाइनेंस मिनिस्टर, उसमें सीरियस कंसर्न इस पर शो किया गया। सो बात यह है कहने की कि अखराजात को कंट्रोल करने का ये तरीका नहीं होता कि आप भैंसें बेचें या आप गाड़ियां बेचें। मैं ये नहीं कह रहा कि वो ना करें, वो सिंबलिज्म होता है, वो इम्पॉर्टेंट होता है, जहाँ भी आप समझते हैं एक पैसा भी बचाया जा सकता है आप ज़रूर करें, लेकिन जब तक आप मोटी मोटी चीज़ों पर जो सीरियस इश्यूज़ हैं, जब तक आप उसको नहीं टेकअप करेंगे और उसको एड्रेस नहीं करेंगे, और ये फिस्कल डेफिसिट में ये भी बता दूँ, ये बावजूद इसके कि 35% PSDP में कट हुए, जो डेवलपमेंट बजट है वो उसमें 35% कंपेयर टू लास्ट ईयर ऑफ दिस क्वार्टर कमी हुई है, उसके बावजूद जो डेफिसिट है वो बड़ा है। यानी कि इनकम और एक्सपेंडिचर का जो फ़र्क है, वो एक्सपेंडिचर के इतने ज़्यादा इंक्रीज होने की वजह से वो बढ़ गया है। सो मेरा तो ख्याल है आपने ये बड़ी हैरानकुन बात की है और बिल्कुल तशवीश की बात है। हम सदाकत साहब से इसका जवाब ज़रूर लेंगे, लेकिन नफीसा साहिबा, ये बचत का जो दावा था तहरीक इंसाफ का, ये तो ऐसा था कि आसिफ जरदारी साहब तक ने कौमी असम्बली में इस पर एक बयान डाल दिया था तहरीक इंसाफ की हुकूमत को। देखिए, हाँ और नहीं का तो अवाम फैसला करेंगे, लेकिन बचत के नाम पर उन्होंने काफ़ी बड़ा नाटक ज़रूर किया है। और बात उस पर आके खड़ी हुई कि जो भैंसें हैं प्राइम मिनिस्टर हाउस की, उनको ऑक्शन किया जाए तो कैसे किया जाए, और रकूम जो है वो उसकी कितनी हुई। और इमरान खान साहब की हमने एक घड़ी देखी जो उनको गिफ्ट में मिली थी, जो कौमी ख़जाने में उन्होंने जमा कराई, जो एक रूटीन है। लेकिन मेरे इल्म के मुताबिक 11 करोड़ रुपए सिर्फ इनके बिजली का बिल आया था। तो ये हम अंग्रेज़ी में एक कहावत है कि पेनी वाइज पाउंड फुलिश,
तो आप छोटे छोटे सिक्के बचाने के लिए आप बड़ी रकूम खर्च कर रहे हैं और तासुर तो यही दिया जा रहा है। खाली सिर्फ दावे हैं, अमल उस पर नहीं हो रहा। इरशाद भट्टी साहब, इस्लामाबाद में तो बहुत सुना था गाड़ियां बिकी हैं और स्टाफ कम कर दिया है, गैर ज़रूरी अखराजात नहीं हो रहे, लेकिन जुबैर साहब कह रहे हैं कि खर्चा बढ़ रहा है कम होने की बजाय। कभी किसी ने खड़े होकर कहा कि हजूर बस करें आप? शहबाज शरीफ साहब लंदन में टैक्सी का बकाया ले लेते हैं, मगर वो 1 करोड़ रुपए अपने चीफ पायलट को देते हैं, जा दौरे करके आ जा। 1.5 अरब रुपया उन्होंने ज्यादा खर्चा अपने बजट से लास्ट ईयर। और दूसरी बात है, नफीसा शाह साहबा ने कहा कि बड़ी रूटीन की बात है, घड़ी वापस जमा करा दी। गिलानी साहब से क्यों नहीं पूछा था कि वो जो हार लेके चले गए थे तुर्क वजीर आजम की बेगम का 3 साल बाद जब शोर मचा तो वापस किया, वो क्यों ले गए थे? क्या उस हार को उन्होंने पूरी मुल्तान के अवाम को वो दर्शन कराने थे? भट्टी साहब, क्या तहरीक इंसाफ या उसके वजीर आजम के लिए पैमाना नून लीग या पीपल्स पार्टी की बात है? अगर ये नाटक है, अगर ये जालीपन है, अगर ये 2 नंबरी है, मैं फिर भी इसके साथ हूं। अगर भैंसें बेचने से और गाड़ियां बेचने से कुछ नहीं होता, मैं फिर भी साथ हूं। अगर उन्होंने गवर्नर हाउस ऐवान सदर से नहीं निकले, मैं फिर भी साथ हूं। क्योंकि देखिए, ये कुछ ना कुछ बात तो हुई ना, बात इस तरफ चली तो सही ना। ये बड़े बड़े महलों में, बड़े बड़े 25-25 हज़ार कनाल के महलों में रहने से और हम मर गए, मेरा पानी भी खरीद के पी रहे हैं, एजुकेशन है कोई नहीं, सेहत है कोई नहीं, ऊपर से 2 नंबर तो 3 महीने हुए, मैं इसके साथ हूं, आगे भी बढ़ेगा ये कारवां। अच्छा, आप कह रहे किसी हद तक हकीकी साबित हो। साफी साहब, आप इरशाद भट्टी साहब से इत्तेफाक करते हैं? किसी हद तक नहीं, बहुत हद तक। अच्छा, बहुत हद तक। जो उन्होंने कहा बचत का दावा तहरीक इंसाफ कर रही है, उस पर अमल भट्टी साहब का कहना है? मैं सिर्फ एक बुनियाद पे अपनी राय देना चाहूँगा, वो ये कि हम मशरिकी सोसाइटी के लोग हैं, हम यहाँ ख़ानदानी वैल्यूज़ पे यकीन रखने वाले हैं। मेरे बड़े भाई जर्नलिस्ट नहीं है, लेकिन आज भी मैं उनके सामने ऊंची आवाज़ से नहीं बोल सकता। एक तो मैं समझता हूँ कि हुकूमतों में भी और इकानमी के हवाले से भी ज़ुबैर उमर साहब, जो असद उमर साहब के बड़े भाई हैं, उनका तजुर्बा भी बहुत ज़्यादा है। तो मैं तो इस हवाले से उनकी राय को ज़्यादा अहमियत देता हूँ। और अगर बड़े भाई ये कहते हैं कि भाई असद उमर साहब जो कह रहे हैं वो झूठ कह रहे हैं, वो गलत बयानी है, तो एक तो ये है कि ज़ाहिरी बात है कि मुझे तो ज़ुबैर उमर साहब की राय को अहमियत देनी पड़ती है। और उसके बाद जब मेरा बड़ा भाई मेरे बारे में ये कहे कि ये मेरा भाई जो कुछ कह रहा है ये झूठ है, ये गलत है, इसकी कोई बुनियाद नहीं है, तो फिर किसी और की राय की तो कोई अहमियत ही नहीं रह जाती। तो एक तो ये मामला है। दूसरा, मैं सिंपली ये चीज़ जानता हूँ कि बाज़ार में गरीब आदमी कल जो चीज़ अगर 100 का ख़रीद रहा था तो आज उसका 150 तक पहुँच गया है। तो आपसे पूछना चाहता हूं कि आप चूंकि जानते हैं ऐवान सदर के, वज़ीर आज़म हाउस के मामलात, चीफ मिनिस्टर हाउसेस के मामलात, उनमें क्या खर्च में कमी हो गई है इन 100 दिन में कि इजाफी अखराजात बंद कर दिए, अफसरान की तादाद कम कर दी, 20 नहीं सिर्फ 5 गाड़ियाँ इस्तेमाल होंगी, ऐसा हो रहा है? ये तो सारे ड्रामे हैं और ये ड्रामे हमने पहले हुकूमतों में भी बहुत देखे हैं और इसमें भी देखे हैं। और पिछले 5 साल मैंने खैबर पख्तूनख्वा में भी देखे। पहले वहाँ कहा गया था कि वज़ीर आला वज़ीर हाउस में नहीं रहेंगे। 8-10 दिन तक परवेज़ खटक साहब भी हयाताबाद में रहते थे ज़ाती घर में, फिर उधर वो शिफ्ट हो गए। फिर उधर अखराजात का क्या होता रहा, अभी आपने ख़ुद उसका की मिसाल दे दी। इधर ये कहा गया था कि जिस दिन हुकूमत आएगी गवर्नर हाउसेस मस्मार होंगे। मोहतरम आरिफ अलवी साहब गए हैं पेशावर और उसको उसी गवर्नर हाउस में शाह फरमान साहब ने उनको रिसीव किया हुआ है, जैसे थे अखराजात वैसे हैं। ठीक है, तो बचत को आवाम को फायदा क्या हुआ? सदाकत अब्बासी साहब, क्या खर्चा बढ़ गया है? साफी साहब कह रहे हैं ऐवान सदर की रेनोवेशन पे पैसे लगे हैं आरिफ अलवी साहब के आने पर या उनके आने से पहले, और उन्हें वहाँ रहना नहीं था लेकिन वो उसी ऐवान सदर में रह रहे हैं, और फिर वज़ीर आज़म हाउस के भी अखराजात कम नहीं हुए 100 दिन। जुनैद, जैसे सलीम साफ़ी साहब ने कहा कि हम एक ट्रेडिशनल लोग हैं, तो हम ज़हनी तौर पे कॉलोनियल एक सिस्टम का हमारे दिमागों पे असर है। तो हमारा कोई अगर कोई वज़ीर आज़म या वज़ीर आला या कोई सदर बहुत बड़े महल में ना रहता हो तो शायद उसकी वो धाक और उसका वो रोब नहीं पड़ता हमारे ऊपर, क्योंकि हम समझते हैं कि वो हमारी तरह का है, तो फिर वो कैसे हमारा सरबराह हो सकता है। लिहाजा हमने ग़ुलामी की ज़िंदगी गुजारी और उसका असरात हमारी ज़िंदगी पे हैं। अच्छा। अभी सलीम साफ़ी साहब बता रहे थे कि जी इनको पता है कि चीज़ें महंगी कैसे होती हैं। तो मेरे भाई, महंगी इस तरह होती है कि पिछले 10 सालों में जो कर्जे लिए गए ना, उन कर्जों का जो सूद है ना, आपका आपका PSDP जो आपका खर्चा है डेवलपमेंट का, वो 1 रुपया जाता है तो मेरे भाई
3 रुपए नवाज शरीफ और जरदारी और पिछली हुकूमतों के लिए हुए कर्जों के सूद पे जाते हैं। तो अगर ये 3 रुपए भी आप पर लगे ना तो आपको सस्ती रोटी मिलेगी, सस्ता पेट्रोल मिलेगा, सस्ता आपको डॉलर मिलेगा। और ये जो आप उन लोगों को पूछें जिन्होंने आपके एयरपोर्ट्स, जिन्होंने आपके मोटरवेज, जिन्होंने आपकी सरकारी बिल्डिंग को भी रहन रखे, वो कर्जे लिए और कर्जे किस पे उड़ाए? बड़ी बड़ी गाड़ियाँ और लग्जरी कार और कुत्ते और इस तरह की चीज़ें अपने लिए रखी और नीली पीली और ऑरेंज बसें और ट्रेनें ले जाके आज आपको और मेरा सांस रुक रहा है इस मैशत में। लिहाजा आप हमें भी ज़रूर तनकीद करें कि हमने उन कर्ज़ों को अदा करने के लिए, उनको सूद देने के लिए हमें पैसे देना पड़ रहे हैं। खुदारा ये जितने गुस्से आपके इस हुकूमत में हैं, अगर आप 10 साल पहले सारे बोलते होते। पार्लिमानी कारकर्दगी पर बात करें, तहरीक इंसाफ की 100 रोज की कारकर्दगी और 100 दिन मुकम्मल होने पर जो दावे किए गए थे उनका असल में हाल क्या है, इस पर जियो न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन में बात हो रही है। पार्लिमानी कारकर्दगी पर पहले बात करेंगे और हमारी इससे पहले जो गुफ्तगू हो रही थी उसमें इरशाद भट्टी साहब ने कुछ पुरानी बातें याद दिलाई, तो फिर ज़ुबैर साहब को कुछ पुरानी बातें याद आ गई। हमारा इस वक्त जो मौजू होगा वो 100 दिन की कानून साजी के हवाले से होगा, क्योंकि एक मिनी बजट के बिल के अलावा कोई बिल पास नहीं हो सका, ना ही कोई पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई गई है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का मामला आपको पता है, शहबाज शरीफ साहब के नाम पर तनाज़ा और उसकी वजह से वो अभी तक अटका हुआ है। कौमी असम्बली के 4 कुल सेशंस हुए हैं। 5वें सेशन का आगाज़ 23 नवंबर को और कौमी असम्बली के कुल 20 इजलास में से वज़ीर आज़म इमरान खान साहब सिर्फ 4 इजलास में शिरकत कर चुके हैं। माजी में दूसरे लीडर्स पर इस हवाले से तनकीद होती रहती थी। तो ये पार्लिमानी कारकर्दगी क्या है उस पर भी ज़रा बात होगी। वो पार्लिमानी कारकर्दगी है कि प्राइम मिनिस्टर आए, एक्टिवली पार्टिसिपेट करें, वुज़रा जवाब दें, और खैर वुज़रा तो दी भी रहे हैं, फवाद चौधरी साहब बड़ा आते हैं पार्लियामेंट और भी लोग। कानून साजी नहीं हो रही, मेरा ख्याल है हुकूमत क्या अभी तक सोच ही नहीं पा रही इस बारे में? आपको ओवरऑल देखें, कमेटीज़ नहीं बनी है, जी 3.5 महीने हो गए। अगर कमेटीज़ नहीं बनेंगी तो कानून साजी कैसे हो सकती है? ज़ाहिर है कि वो पहले बिल जाता है, कमेटीज़ में जाता है, उसको रिव्यू होता है। सो ये एक बड़ा मरहला है। पहले तो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी पर झगड़ा है, वो शहबाज शरीफ साहब को बनाने के लिए तैयार नहीं है। सो पार्लियामेंट्री परफॉर्मेंस और उसके अलावा जो डिबेट्स अभी तक हैं, जो अवाम भी देखते हैं, मेरा नहीं ख्याल है कोई भी पाकिस्तानी मुतमईन होगा अभी तक की पार्लियामेंट्री कारकर्दगी। आप कोई दर्जाबंदी करेंगे इसकी 1 to 10 में कि बहुत ज़्यादा 1 to 10 में आप 3 दे दें? अच्छा चले, अभी आपने काफ़ी फिर भी लिहाज रखा है। और दूसरी बात ये कि अगेन बात ये होती है कि बिल्कुल मैं ये मानता हूँ, क्योंकि इरशाद भट्टी से पहले मेरे पर नुक्ताचीनी करें और करना भी चाहिए उनको कि जी हमारे वज़ीर आज़म नवाज शरीफ वहाँ नहीं जाते थे, और ये मैं मानता हूँ, बिल्कुल कंसीड करता हूँ। लेकिन हमने तो ये सुना था इमरान खान से, वो डेनमार्क और इंग्लैंड और पता नहीं कहाँ की एग्जांपल्स देते थे कि वो किस तरह से अभी हम जो तज्जिया कर रहे हैं उनकी परफॉर्मेंस पर कर रहे हैं, और ये मायूस को नहीं, वो तो 100 बावजूद इसके मैं समझ रहा हूँ आपकी बात के क्वेश्चन आवर भी नहीं हो। 100 डेज के ऊपर बात करना। नफीसा साहिबा, पार्लियामानी कारकर्दगी आपकी एक बड़ी वोकल स्टांस है, कौमी असम्बली में आप काफ़ी सख्त मौक़िफ़ भी रखती हैं, काफ़ी इशूज़ पर डिस्कस करती हैं। क्यों नहीं कर रही है हुकूमत? कमेटीज़ नहीं बना रही, कानून साजी की तरफ नहीं आ रही, आप इसकी कोई दर्जाबंदी करेंगी 1 से 10 तक कि क्या कितनी बुरी है, या क्या आप कहेंगी इस बारे में? देखिए, इसमें तो इनको मनफी मार्क्स मिलने चाहिए, यानी कि नेगेटिव में। अब वो आप -1 कर दें, -10 कर दें, नेगेटिव इज़ नेगेटिव मार्किंग इनकी होनी चाहिए इस पे, क्योंकि आते से ही इमरान खान साहब ने वादा किया कौम से कि वो पार्लियामेंट में न सिर्फ आएंगे लेकिन सवालात के जवाब भी देंगे, जो किसी प्राइम मिनिस्टर ने पहले ये दावा इतना बड़ा नहीं किया। ये और बात है कि पीपल्स पार्टी के वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी न सिर्फ पार्लियामेंट में आते रहे, सवालात के जवाब बात खुद उठ के वो देते रहे, लेकिन इन्होंने ये दावा किया और ये वादा किया, और हमने देखा कि ना सिर्फ ये पार्लियामेंट में नहीं आए, पार्लियामेंट में आके अपोजिशन को डराना धमकाने वाली सियासत इनके जो लोअर रैंक्स के हैं मिनिस्टर्स वगैरह ये करते रहे, और फिर इन्होंने आके एक डेडलॉक क्रिएट किया है पीएससी के ऊपर, और ये इनको एक मौका मिल रहा है कि जैसे नफीस साहब, आपने -1 का, हमारे पास कोई मनफी रेटिंग तो नहीं है, हम इतना नेगेटिव नहीं सोचना चाहते, लेकिन 0 या 1 कर देते आपके कहने पे। इरशाद भट्टी साहब और सलीम साफ़ी साहब, पार्लिमानी कारकर्दगी, ये तो आप इस पे बड़े कॉलम्स लिख चुके हैं नवाज शरीफ साहब के खिलाफ भी कि वो आते नहीं थे,
कौमी असम्बली में पार्टी को एक इस तरीके से चला रहे थे कि जमहूरी तरीका वो नहीं था, तो अब इमरान खान साहब भी नहीं आ रहे हैं, कानून साजी शुरू नहीं हो सकी, वो कमेटी के मामला पर अटके हुए हैं। आप कोई दर्जाबंदी करेंगे इस पर 1 से 10 तक तहरीक इंसाफ की अभी तक की कारकर्दगी? देखिए, वो तो तरीक़ा वारदात का फ़र्क है, लेकिन मेरी तो एक सोची समझी राय है शुरू दिन से कि नवाज़ शरीफ साहब और इमरान खान साहब ये एक ही सिक्के के दो रुख हैं, और पीटीआई और मुस्लिम लीग नून भी एक सिक्के के दो रुख हैं। तरीक़ा वारदात में फ़र्क हो सकता है, कुछ और हो सकता है। और अब देखिए, पार्लियामेंट के हवाले से भी जो रवैया नवाज़ शरीफ साहब का था वही इमरान खान साहब का भी होगा। इसी तरह पहले नवाज़ शरीफ साहब ने भी बड़े वादे दावे किए थे। जी साफ़ी साहब, आप कोई दर्जाबंदी करेंगे 1 से 10 तक में, कोई नंबर देंगे कि? देखे, ये सारा एक नुमाइश मुझे और आपको मसरूफ़ रखने के लिए उन्होंने बनाया होता है, और मैं इसलिए इस पार्लियामेंट में इसकी कमेटी हो या ना हो, मैं इसको कोई ज़्यादा वक़्त और अहमियत नहीं देता। इरशाद भट्टी साहब, क्वेश्चन आवर होना था, सेशंस में आना था, कमेटीज बननी थी, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने काम शुरू करना था, उस सब में से कुछ भी नहीं हो सका अभी तक। देखिए, पहली बात तो ये है कि जो पहले 3 महीने गुजरे, इसमें थोड़ा सा मेरा ख्याल से गुड फेथ में इनको वज़ीर आज़म को ये देना चाहिए कि जो हालात थे, जिस तरह वो कभी कहीं तो कभी कहीं, तो कभी किन चक्रों में, कभी किन चक्रों में, कभी क्या, तो वो जो क्वेश्चन आवर है, वी आर स्टिल होपिंग। और जब हम लास्ट टाइम मिले थे तो उन्होंने कहा था कि मैं ये इसका अपने वादे को निभाऊँगा और पार्लियामेंट आऊँगा और ये करूँगा। दूसरी बात यह है कि ये गैर ज़रूरी जो चीते हैं ना, फॉर एग्ज़ाम्पल फ़याज़ुल हसन चौहान साहब, फवाद चौधरी साहब, मुशाहिदुल्लाह साहब, ये जो चीते हैं, ये इन चीतों ने गैर ज़रूरी माहौल ख़राब किए रखा, जो गैर ज़रूरी कोई ज़रूरत नहीं थी। तीसरी बात यह है कि मैं जैसे हमने कंडेम किया मुश्ताक गनी साहब को उन्होंने KPK में बनाने का, तो इधर भी मैं बिल्कुल इस हक में नहीं हूँ कि शहबाज शरीफ साहब को APC का बनना चाहिए। एक तो उनका अभी हुकूमत ख़त्म हुई है, ये नहीं हो सकता कि बड़े भाई का छोटा भाई कर रहा हो, साहब कर रहा हो, और नीचे पंजाब में बाप का बेटा कर रहा हो, हमज़ा, तो ये नहीं होना चाहिए। तीसरी बात ये है कि ये पार्लियामेंट, पिछली पार्लियामेंट, उससे पिछली पार्लियामेंट, उससे पिछली पार्लियामेंट, कौन सी पार्लियामेंट है जिसमें वज़ीर आज़म साहब ने किसी सीरियस लिया? इस पार्लियामेंट भी सिवाय बिलावल के बाकी आप देख लें, किसी ने कोई अकल की बात की हो। आप पीछे में देखें, वो 6 महीने तशरीफ़ ही नहीं लाते थे नवाज शरीफ साहब। जो अयाज सादिक साहब वॉकआउट कर गए ब्यूरोक्रेसी और चले, आपने कुछ जरा हालात को भी जिम्मेदार करार दिया भट्टी साहब, तो फिर आप जाली हाजिरियां लगाकर 1.5 करोड़ रुपया कमा लिया, जाली हाजिरियां लगाकर, और रजा रब्बानी साहब ने इस्तीफा देके घर चले गए कि सेनेट में कोई आते ही नहीं है। तो आप फिर कुछ 4-5 नंबर देंगे तहरीक इंसाफ को इस मामले पर कि उनकी इतनी ज्यादा गलती नहीं है? जब ये होता ये है कि कि थोड़ा सा कोई पढ़ता है इन पे या सवाल होता है, जवाब पूछा जाता है, तो उस वक्त पार्लियामेंट आती है उसकी बालादस्ती। अदरवाइज पार्लियामेंट की कमजोरी की वजह ये खुद है। और मैं इसमें गुड फेथ में, हालांकि यकीन करें मैं भी नफीसा शाह साहब की तरह नेगेटिव जाना था, लेकिन गुड फेथ में 300 दिन, अभी 3 महीने हुए, 100 दिन, तो मेरे 5 नंबर कर लीजिए कम अज कम, जुबैर उमर साहब से तो ऊपर जाऊं। चले ठीक है। बड़ी सदाकत अब्बासी साहब, आप बता दें कि कब वज़ीर आज़म कौमी असम्बली के इजलास में जाएंगे, कब वो सवालात के जवाब देंगे जो उन्होंने खुद ही कहा था कि वो इस पर अमल करेंगे? अगर वो ये कर देंगे तो शायद अपोजिशन जमातों को तनकीद का इस तरह से मौका ही ना मिले। जुनैद, आपने पार्लियामेंट के बारे में पूछा, तो आधी पार्लियामेंट हुकूमत की होती है और आधी ऑपोजिशन की होती है। आपसे मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि आप बड़ा तवातर से जाते हैं कौमी असेंबली, मुझे पता है। मुझे बोलने दीजिएगा ना, बहुत सारा मैंने सुना है। तो आधी पार्लियामेंट जो है वो हमारी है और आधी ऑपोजिशन की है। और इमरान खान साहब के मुल्क के वो वज़ीर आज़म है, खाली पार्लियामेंट के वज़ीर आज़म नहीं है। अगर मुल्क में आग लगी हुई हो तो वो आके वहाँ तकरीरा नहीं करेंगे, आग बुझाएंगे। और पिछले जो 3 महीने वो उसी हालत में मुल्क था कि जहाँ उसका सांस बंद हो रहा था। और ये जो मैंने मिसाल दी पिछले 10 सालों में जो जुल्म हुआ, उस हमारे मरीज़ इकॉनमी को वो ICU से निकाल रहे थे। बाकी अगर हुकूमत की तरफ से ये इमरान खान साहब नहीं आए तो उसमें मुझे याद है जब रेजोल्यूशन भेजी तो नफीसा शाह साहब ने उसको कहा था कि इसको कमेटी की तरफ रेफ़र करें, ताकि इमरान खान अगर आएंगे तो शायद अगला वज़ीर आज़म ना आना चाहे। तो इसके अलावा जो बात है वो हुकूमत को आप तनकीद करें, लेकिन अपोजिशन को तो देखें। प्रोडक्शन ऑर्डर में मियाँ शहबाज साहब को बुलाते हैं और सारा वक्त वहाँ पे कहानियाँ केस की चलती हैं कि मुझे टॉर्चर किया जा रहा है, मुझे ज़हनी दबाव डाला जा रहा है, मुझे दवाइयाँ दी जा रही हैं, फलाने को ड्रग दी जा रही हैं। तो ये इनका सीरियसनेस थी। इशू जो है वो कमिटीज़ ना बनने का, वो सिर्फ ये है
कि हमारी हुकूमत नहीं चाहती कि नवाज शरीफ साहब का एहतसाब शहबाज शरीफ करें और शहबाज शरीफ साहब का एहतसाब हमजा करें। आप कह रहे हैं कि ऑपोजिशन जिम्मेदार है इसकी, तो सदाकत साहब फिर आपकी तरफ से 10 पॉइंट्स मैं समझता हूं तहरीक इंसाफ के हक में नोट कर लेता हूं। अदा किया अपोजिशन ने सवाए अपने नैब के केसेस की और सवाए इस बात के कि वो चाहते हैं कि ये जो तारीख ये जो आपकी कमेटी है इसकी कार्रवाई एक 10/10 के सेल में हो, इसके अलावा उनकी कोई डिमांड नहीं है। लिहाजा हुकूमत चाहती है कि ये ऑपोजिशन भी अगर करे तो कोई ऐसा बंदा करे जो जेल से बाहर हो। सदाकत साहब मैं आपका पॉइंट भी समझ रहा हूं। ऑपोजिशन कह रही है इमरान खान साहब अपने वादे पे अमल नहीं कर रहे, जबकि सदाकत अब्बासी साहब ये कह रहे हैं और पीटीआई के दौर के लिए कोई आप कह रहे हैं ऑपोजिशन का तर्ज अमल ऐसा है जिसकी वजह से ये काम आगे नहीं बढ़ पा रहा, और यकीनन उनकी तरफ से किसी तरह से भी ये कबूल नहीं किया जा रहा कि तहरीक इंसाफ की नाकामी नहीं है। सदाकत अब्बासी साहब का कहना है ये तहरीक इंसाफ की हुकूमत के 100 दिन पूरे हो चुके हैं। दावे, वादे और कारकर्दगी। जियो न्यूज़ की खुसूसी नशियात जारी है जिसमें हमारे साथ मुअज़्ज़ज़ मेहमान ऑपोजिशन जमातों की जानिब से मौजूद हैं, तज्ज़ियाकार मौजूद हैं। अमन और अमान की हम बात करेंगे। इसमें अभी तक जो वाक़यात पिछले कुछ अरसे में तहरीक इंसाफ की हुकूमत के आने के बाद पेश आए हैं। 26 अक्टूबर को इस्लामाबाद में खैबर पख्तूनख्वा के एसपी ताहिर दावड़ को अगवा किया गया और फिर कुछ दिन बाद अफगानिस्तान उनका कत्ल हो गया। लेकिन हुकूमत ने जो एक फ़िक्र की बात ये थी कि इस पूरे मामले में लाश मिलने तक खामोशी इख्तियार की। बाद ऐसा 15 नवंबर को वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला शहरयार आफरीदी ने सेनेट में इस हवाले से पॉलिसी बयान दिया। 15 नवंबर को ही वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने भी अपने ट्विटर पैगाम में अफसोस का इजहार करते हुए वाक़े की रिपोर्ट तलब की। फिर और भी चंद बड़े वाक़यात हैं। 31 अक्टूबर को आसिफ बीबी का केस, जैसे ही फैसला आया मजहबी सियासी जमात की जानिब से हालात को ख़राब करने की कोशिश की गई, मुल्क के कई हिस्सों में अमलाक को नुकसान पहुंचाया गया, पंजाब और इस्लामाबाद में धरना दिया गया। उस वक्त हुकूमत ने एक्शन लेने में हिचकिचाहट का मुजाहरा किया और धरने को ख़त्म करवाने के लिए हुकूमत ने पार्टी से एक मुआहदा भी कर लिया जिसके ऊपर सब जानिब से तनकीद हुई। लेकिन 23 नवंबर को फिर क्रैकडाउन हुआ और धरने में मुलविस अफराद को गिरफ्तार किया गया। इसी तरह नवंबर का वाक़या है, मौलाना समीउल हक का कत्ल हुआ, लेकिन अभी तक केस की तहकीकात मुकम्मल नहीं हुई है, ना ही कोई गिरफ्तारी अमल में आई है। और फिर 23 नवंबर को चीनी कौंसल खाने पर हमला, पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करके सूरत हाल पर काबू पाया। रेंजर्स और पुलिस एहलकारों ने बहादुरी का मुजाहरा किया। वाक़े में मुलविस तीनों हमलावरों को हलाक किया गया, जबकि 2 पुलिस एहलकार शहीद हुए और कोयटा से वीज़ा मालूमात के लिए कौंसल खाने आने वाले 2 शहरी भी जाँ बहक हुए हैं। फिर 23 नवंबर को औरकज़ई में खुद कुछ धमाका हुआ, 30 से ज़्यादा बेगुनाह अफराद मारे गए हैं और बदकिस्मती से हालात ये हैं कि वहाँ वो मार्केट काफ़ी हद तक बंद पड़ी है क्योंकि अक्सर लोग जो उस मार्केट को चलाते थे वो इस धमाके में शहीद हो चुके हैं। हुकूमत ने उनके अजाले के लिए, उनके ख़ानदान की मदद के लिए अभी तक क्या किया, इस बारे में कोई वाज़ेह तफसील सामने नहीं आ सकी है। तो सवाल बनता ही है कि PTI हुकूमत के 100 दिन में अमन और अमान की सूरत हाल और तहरीक इंसाफ की कारकर्दगी तसल्ली बख्श रही है या फिर ये बहुत ही ज़्यादा गैर तसल्ली बख्श है। साबिक़ गवर्नर सिंध मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मोहम्मद ज़ुबैर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, नफीसा शाह साहिबा पीपल्स पार्टी के रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं और सदाकत अब्बासी साहब रुकन कौमी असम्बली तहरीक इंसाफ के, वो हमारे साथ इस नशात में मौजूद है। जबकि जमील यूसुफ साहब नामी ग्रामी शख्सियत हैं, साबिक़ चीफ़ हैं CPLC के, वो हमारे साथ इस मौजू पर गुफ्तगू करेंगे। और सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार कॉलम नगार सलीम साफ़ी साहब, जबकि सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार इरशाद भट्टी साहब भी जियो न्यूज़ की खुसूसी नशियात का हिस्सा है। ज़ुबैर साहब, अब दहशतगर्दी के वाक़यात यकीनन इस पर तो किसी को सियासत करनी भी नहीं चाहिए, लेकिन बहरहाल चूँकि हुकूमत तहरीक इंसाफ की है और बहुत से सवालात उन्हीं से उठेंगे, ज़िम्मेदारी उनकी है मजमूई तौर पर, आपको लगता है कि किसी हद तक तसल्ली बख्श रहा जिस तरह से वो कंट्रोल कर रहे हैं, जिस तरह से वो संजीदा ले रहे हैं इन मामलों को, ख़ासतौर पर कराची वाला जो वाक़या था चीनी कौंसल खाने पर? तो कराची वाला वाक़यात सबसे ज़्यादा फ़िक्रमंद उसके बारे में मेरा ख्याल है पूरे पाकिस्तान, क्योंकि ये दहशतगर्दी का वाक़या मई 2015 के बाद पहला कराची में वाक़या और कराची जो रिस्टोर हो रहा था इकोनॉमिक एक्टिविटी के हवाले से, फॉरेन इन्वेस्टर्स आ रहे थे और एक माहौल बन रहा था और जो चीज़ें पुरानी थी वो बिल्कुल पीछे चली गई थी। एक दफ़ा फिर आपको मैं याद दिला दूँ, कायदाबाद में उससे कुछ 10-12 दिन पहले भी एक वाक़या हुआ था जिसमें 2 या 3 लोग शहीद हुए थे। धमाका हुआ। बेसिकली जहाँ भी पिछले 3 महीने में PTI को टेस्ट मिला है इस किस्म की चीज़ों को, दहशतगर्दी को या ऐसे इश्यूज़ जिसको हैंडल करना था, इट हैज़ कम्प्लीटली फ्लॉप्ड। अगर हुकूमत ना भी होती, आपने जिक्र किया वो जो खादिम रिजवी के हवाले से, आसिया बीबी केस के हवाले से, अगर हुकूमत ना होती तो यही होता जो हुआ, बिकॉज हुकूमत थी ही नहीं उन 2 या 3 दिन के दौरान।
और कोई एक छोटा सा भी एफर्ट नहीं करने की कोशिश की गई। वो सिर्फ ये पूछते हैं कि क्या हम गोलियां चलाएं। गोलियां तो नहीं चलाती सारी दुनिया, कंट्रोल करती है, एफर्ट करती है, टीयर गैस शेलिंग है, डंडे हैं, जो भी है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये तो आपके ऊपर है। जो आप शहरियार अफरीदी का कह रहे हैं कि उन्होंने सेनेट में स्टेटमेंट दी है, क्या शहरियार अफरीदी वाक़े के बाद आके उसकी डिटेल्स बताते हैं। जिस तरह उन्होंने एसपी दावर के केस में ये फिर उनको वहाँ लेके जाया गया, फिर उनको मियाँ वाली लेके जाया गया। इंटरेस्ट तो ये था कि जी जब ये वाक़या हुआ था तो इफ्तिखार दुरानी साहब जो प्राइम मिनिस्टर के स्पोक्स पर्सन हैं, वो ये वॉइस ऑफ अमेरिका को इंटरव्यू देते हुए और बाकायदा हंस रहे थे और ये कह रहे थे कि ही इज़ सेफ एंड साउंड इन पेशावर। वो इनफैक्ट उनके जो दहशतगर्द जो भी जिन्होंने उठाया था वो कभी उनको पेशावर लेके भी नहीं गए थे। सो इतनी बड़ी स्टेटमेंट देना, सो देयर इज़ लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, अंडरस्टैंडिंग उसकी। और ये फैसल वार्डस का मैं ज़रूर जिक्र करूँगा जो चाइनीज़ कॉन्सुलेट पहुँचे थे। ये चाइल्डिशनेस और इमेच्योरिटी और इनकॉम्पिटेंस कि किसका क्या रोल है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं क्या। वाटर मिनिस्टर हैं फेडरल और वो वहाँ बंदूक लेके पहुँच गए। तो मेरा ख्याल है उससे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस तो मुतासर होगा। नफीसा शाह साहिबा, आप समझती हैं कि जो जिम्मेदारी है तहरीक इंसाफ हुकूमत की वो पूरी कर रही है, तसल्ली बख्श है उनकी कारकर्दगी अमन अमान के हवाले से? अब ये वाक़या तो सूबाई सतह पर हुआ, शहर में हुआ, सूबाई हुकूमत की भी जिम्मेदारी बनती है, लेकिन बहरहाल वफाकी हुकूमत के पास वसाइल ज़्यादा है ऐसे मामला को निमटने के लिए, ऐसे वाक़यात को रोकने के लिए। जो 2-3 बहुत बड़े बड़े वाक़यात इन दिनों हुए हैं, लेकिन सबसे सीरियस जो वाक़या हुआ था जो आसिया बीबी की बरियत के बाद एक तोड़ फोड़ वाली कैफियत, एक सिविल डिसोबीडियंस वाली कैफियत ने मुल्क को यरगमाल बनाया और उसमें हमने इस हुकूमत की कमज़ोरी देखी और एक बड़ा यू टर्न देखा। क्योंकि 1-2 दिन पहले प्राइम मिनिस्टर साहब आए टेलीविज़न स्क्रीन पर और उन्होंने कहा कि रियासत की रिट जो है, जो चैलेंज करेगा उसको रियासत के फ़ोर्स का सामना करना पड़ेगा। लेकिन हमने देखा कि रियासत जो है वो कुछ प्रोटेस्टर्स के आगे अग्रीमेंट करके वो पीछे हट गई और ये बहुत बड़ा एक मौका बना। अपोजिशन ने भी उसको बहुत क्रिटिसाइज़ किया, लेकिन पूरे कौम ने इसको बहुत बुरा इस पे बनाया और बहुत बुरा समझा। क्योंकि जो प्रोटेस्टर्स थे वो ना सिर्फ कि उन्होंने तोड़ फोड़ की, इसने पाकिस्तान की जुडिशरी को थ्रेटन किया और पाकिस्तान के इदारों को उन्होंने थ्रेटन किया। तो एक कमज़ोरी हमने ये देखी। उसके बाद दहशतगर्दी के भी सीरियस वाक़यात हुए, लेकिन उसमें हमने गवर्नमेंट की कोई रिजॉल्व या गवर्नमेंट की कोई विज़न हमने नहीं देखी। और ये इसलिए बहुत बर्डन ये इस हुकूमत पर ज़्यादा होता है क्योंकि वज़ीर आज़म ख़ुद अपने ओहदे से नीचे आकर उन्होंने एक वज़ारत का भी कलम संभाला है जो वज़ारत दाखिला है। और वज़ारत दाखिला में होते हुए आपने देखा कि इस किस्म के जब वाक़यात हो रहे थे तो वो सफ़र में थे। ये भी एक यू टर्न था, उन्होंने कहा कि मैं सफ़र नहीं करूँगा 3 माह में, लेकिन उन्होंने कई जो है मुख्तलिफ़ जगहों के दौरे किए, 4 ममालिक के उन्होंने दौरे किए। तो ये भी बड़ा यू टर्न था। लेकिन हमें कोई विज़न हुकूमत वक्त की नज़र नहीं आई कि जो वो कहें कि हमने इस मुल्क में अमन अमान पायदार रखने के लिए आप भी कह रहे हैं कि अमन और अमान के हवाले से भी जो कहा उस पर भी अमल नहीं किया वज़ीर आज़म ने या तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने। सलीम साफ़ी साहब, आपकी क्या राय है? आप क्या समझते हैं, क्या तसल्ली बख्श है अभी तक का जो तर्ज अमल है तहरीक इंसाफ का पूरे मुल्क में अमन और अमान के हवाले से? कि देखिए, पाकिस्तान में इस वक्त जो बड़ा एक मसला है वो रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म का है और जिसकी माजी में TTP और दाइश की शक्ल में हमें उसकी सरगर्मियाँ देखने को मिलती थी और अब एक एक्सट्रीमिज़म वो ये तहरीक लब्बैक की शक्ल में सामने आई थी। तो उसकी हैंडलिंग या उसकी बेखनी के लिए इस हुकूमत का कोई रिजॉल्व या कोई एक्टिविटी वो हमें नज़र नहीं आ रही। हालांकि इसके पास बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी और ख़ुसूसन इब्तदाई दिनों में अगर ये हुकूमत अपना कोई रिजॉल्व दिखाए तो इन मसाइल का कोई हल तलाश कर सकती है। फिर एक तीसरा जो मसला पाकिस्तान में था जिसकी वजह से लॉ एंड ऑर्डर का मामला ख़राब होता था वो ये कि इदारों के माबैन कोऑर्डिनेशन ना होने के बराबर होती थी और उस कोऑर्डिनेशन के लिए नेक्ट्रा की सूरत में एक इदारा बना दिया गया। अभी तक नेक्ट्रा की फ़ालियत के हवाले से भी न सिर्फ ये कि हमें कोई
सरगर्मी नज़र आई, बल्कि जो इस हवाले से एक इजलास किया गया था। अच्छा। उसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक कमेटी तो बना दी है, लेकिन उनकी ज़्यादा राय इस तरफ जा रही थी कि उल्टा इस इदारे को ख़त्म कर लिया जाए। फिर जो मुख्तलिफ़ वाक़यात हुए हैं तो उसमें ठीक है माजी की हुकूमतें भी नाकाम रही है, लेकिन मैं एक जो ताहिर दावड़ का वाक़या है उससे हुकूमत की न सिर्फ ये कि नाअहली बल्कि एक बेहिसी भी ज़ाहिर हुई है। और उसकी वजह से, इस वाक़े की वजह से जो फ्रंट लाइन सूबे में लड़ने वाले, फ्रंट लाइन पे लड़ने वाली जो फ्रंट लाइन फोर्स है हमारी पुलिस और खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस, उनकी बहुत बड़ी हौसला शिकनी हुई है कि मेरे जान के सलामती के मुहाफ़िज़ जो ख़ुद फ्रंट लाइन पे दहशतगर्दों के साथ इतने साल लड़ता रहा हो, वो पेशावर से नहीं, वो मीरानशाह से नहीं, वो कबायली इलाके से नहीं, बल्कि वो यहाँ से अगवा हो। और फिर आप देखें कि 18 दिन वो अगवा रहा, उनके अहले अयाल दर दर की ठोकरें खाते रहे। इसी इस्लामाबाद में भी आए। इस दौरान न वज़ीर आज़म ने कोई कमेटी, न वज़ीर दाखिला ने कोई कमेटी, और फिर उनसे मुतालिक इस गैर संजीदगी का और इस बेहिसी का मुआहदा का रवैया कि आप रेडियो पे और बैनुल-अक़वामी रेडियो पे वॉइस ऑफ अमेरिका पे बैठ के वज़ीर आज़म का तर्जुमान यानी बहुत ज़्यादा काबिल मज़म्मत है रवैया ये। और अभी घर जाके बैठे हैं और अगले दिन उसकी लाश मिलती है एक दूसरे मुल्क से। ठीक है इरशाद भट्टी साहब, साफ़ी साहब ने जो सवालात उठाए और हमारा सवाल कि गैर तसल्ली बख्श है या किसी हद तक तसल्ली बख्श है अमन अमान के हवाले से कारकर्दगी, वो जो कह रहे हैं कि सिक्योरिटी इदारे और हुकूमत एक दूसरे के साथ ताउन कर रहे हैं, तो फिर ये गलत बयानी, मालूमात की कमी और हकायक के बरक्स बयानात फिर क्यों होंगे हुकूमत की तरफ से? जैसे इफ्तिखार दुरानी साहब पे जिम्मेदारी आई, शहरयार आफरीदी साहब ने बात ही करने से पहले तो उस पर इनकार कर दिया था, फिर और भी इतने बड़े वाक़यात हुए जिस पर तहरीक इंसाफ बाकायदा वाज़े ऐसा मौक़िफ़ नहीं दे सकी कि हाँ हम इन वाक़यात को कंट्रोल करेंगे या पूरी तरह से हम बेखनी करेंगे उन लोगों की जो इसमें मुलव्वस हैं। पहली बात तो यह है कि नफीसा शाह साहिबा, मोहतरमा नफीसा शाह साहिबा ने जो 4 दौरे अमन व अमान में दाखिल करके यू टर्न का बताया, उस पर उनको मुबारकबाद और अल्लाह खुश रखे। अभी थोड़ा अरसा लगेगा हमें पिछलों के दौरे भूलते हुए, लेकिन चलो अभी ये दौरे पड़ ही गए हैं तो कारकर्दगी में उन्होंने शामिल कर। दूसरी बात यह है कि जो ताहिर दावड़ साहब वाला मामला है वो इन 100 दिनों में एक इंतहाई नालायकी, और जो इफ्तिखार दुरानी साहब का बयान है वो इन 100 दिनों की सबसे बड़ी बोंगी है। लेकिन 2-3 चीज़ें हैं कि जब फॉर एग्ज़ाम्पल आसिया बीबी का आ रहा था तो इन हुकूमत को क्यों पता नहीं चला कि ये फ़ैसला इस तरह भी आ सकता है कि वो बरी भी हो सकती हैं। अगर वो बरी हो सकती हैं तो उन्होंने पेशगी इक़दाम क्यों नहीं किए हुकूमत ने। दूसरी बात है कि जब फैसला आ गया उसके बाद सारे लोग आराम से पूरे मुल्क से इकट्ठे हुए और उन्होंने चौक सड़कें और फैज़ाबाद आकर बैठ गए, हुकूमत कहीं नज़र नहीं आई। तीसरी बात यह है कि उसके बाद 3 दिन लोग रुलते रहे, चीज़ें जलती रहीं और हुकूमत कहीं भी नज़र नहीं आई। ये जो सारे टीपू सुल्तान हैं जो असम्बलियों में बोल रहे थे, जो बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंसें खड़का रहे थे, जो अचानक नज़र आ गए, वो जैसे बारिश के बाद वो खुम्बें निकलती हैं ना वो ज़मीन से, वो सफ़ेद, तो जो खुम्बें जब निकली तो उस वक्त तक तो सारा कुछ ख़त्म हो चुका था। जब मैं रुल रहा था, मेरे रास्ते बंद थे, उस वक्त तो कोई भी हुकूमत का नहीं था। लेकिन इसके बावजूद, इसके इन सारे दुखों के बावजूद मैं मानता हूँ इमरान खान ने बर वक्त तकरीर की, जुर्रतमंदाना तरीके से अपना मौक़िफ़ बयान किया इस कौम के सामने और एड्रेस किया उन सारों को, और फिर ये कोई पिछली हुकूमत नहीं कर सकी, उससे पिछली हुकूमत नहीं कर सकी जो उन्होंने क्रैक डाउन किया। अब अगले मरहले के लिए मैं इंतज़ार कर रहा हूँ और मुझे इन 2 इक़दामात से मैं कहूँगा कि इन्होंने बहुत अच्छा किया और बहुत बेहतरी आएगी। आगे कोई निकल कर इस तरह कुफर और कत्ल के फतवे नहीं लगाएगा। ठीक है, आप कह रहे हैं मजमूई तौर पर तसल्ली बख्श थी। सदाकत अब्बासी साहब, आपके हुकूमत के तर्ज अमल पर तनकीद हो रही है कि चले तसल्ली बख्श कारकर्दगी होना या ना होना इस पर बहस हो सकती है, लेकिन संजीदा नहीं है उस तरह से, क्योंकि इतने बड़े वाक़यात पे आपके वज़रा पहले बयानात नहीं दे रहे, फिर गलत बयानी कर दी उन्होंने। सदाकत अब्बासी साहब देखें जी, बड़ा मतलब मैं तो ये बातें सुन के मुझे ऐसे लग रहा है कि हमारे जितने फाजल दोस्त हैं ये नए पाकिस्तान को शायद कोई जर्मनी से या फ्रांस से या कोई लग्जमबर्ग से कंपेयर करते हैं और ये इनको 4 महीने पहले के हालात का शायद इल्म नहीं है। तो सबसे पहली बात कि जी जो हमें तनकीद की जा रही है कि जी हमने ये जो लब्बैक वाला जो इशू है
ये शायद हमने कोई मिस हैंडल किया और हमको गवर्नमेंट नज़र नहीं आई। ये नहीं हमने हालांकि वो लोग भी अरेस्ट कर लिए, केसेस भी बना दिए, उसको पीसफुली उसको हैंडल भी कर दिया, लेकिन वो हमारे लोग शायद वहाँ पे कोई तमाशा देखना चाहते थे जो उनको नज़र नहीं आया। तो ठीक है, पाकिस्तान के मरूजी हालात हैं, पाकिस्तान में मजहबी इंतहा पसंदी है। वो जो इशू हुआ आसिया बीबी का, उसमें हुकूमत का कोई कसूर नहीं था, वो एक अदालती फैसले का रिएक्शन था। आप उसको बहुत पहले प्रिएम्प्ट नहीं कर सकते थे। अगर उसमें रिएक्शन आ गया तो हुकूमत ने पीसफुली उसको ठंडा किया, लोगों को आगे पीछे करने के बाद उसके फ़ौरन बाद अपना ये जश्न ईद मिलादुन नबी के आपका एक्टिविटीज़ थी, उनको हैंडल करने के बाद उन लोगों को प्रॉपर तरीके से अप्रेंड भी कर लिया और उसके साथ साथ उन के केसेस भी बना ले। जहाँ तक अपने दावर साहब की बात है तो वाकई फेलियर है, पूरी रियासत का फेलियर है, हुकूमत का फेलियर है, हमारे इदारों का फेलियर है। लेकिन इसको एकदम से ये कह देना कि जी इस हुकूमत की बहुत ही कोई नलायकी नाली है, ठीक है, कमियां कोताहियां हैं, लेकिन इस पाकिस्तान में पिछले 9/11 के बाद जो वाक़यात हुए, खुदा ना करे कि हम उधर वापस जाएं, ये है हमारी कमज़ोरी। लेकिन इस चीज़ से कोई पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग करना कि जी हम लोग शायद को बिल्कुल ही सो रहे थे, ये बात नहीं है। और हालात जो है वो आप समझते हैं आपकी हुकूमत की कारकर्दगी अमन व अमान के मामलात पर तसल्ली बख्श है और डिटर्मिन्ड है कि वो आगे कंट्रोल करेगी सिचुएशन को? सदाकत अब्बासी साहब, देखिए सिचुएशन जो हमें मिली है, जो इनहेरिट किया है, जिस तरह के हमारे कमज़ोर इदारे हमें मिले, उनकी हमने कैपेसिटी बिल्डिंग भी करनी है, निज़ाम भी ठीक करना है, कोई तसल्ली बख्श नहीं है। अच्छा, लेकिन जिस तरह हम मूव कर रहे हैं, अब चूंकि थोड़ा सा वक्त कम है, वरना आपने जो बात किया है वो जुबैर साहब से मैं रद्द में लेता, लेकिन जमील यूसुफ साहब से पूछ लेंगे, फिर गैर तसल्ली बख्श लगती है आपको अभी तक 100 डेज की जो कारकर्दगी तहरीक इंसाफ की लॉ एंड ऑर्डर के मामले? सब पुलिस उस वक्त इंडिपेंडेंट होगी जब आप पब्लिक सेफ्टी कमीशन और पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी बनाएं, दोनों इंस्टीट्यूशंस, और उसको इंडिपेंडेंटली बना दें, चाहे गवर्नर्स के अंडर कर दें आप उनको। जैसे हमारा CPLC प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। देखिए गवर्नर का परव्यू नहीं है लॉ एंड ऑर्डर, बट CPLC उस वक्त भी बेनज़ीर भुट्टो ने उठा के गवर्नर हाउस में बनाया, फ़खरुद्दीन इब्राहिम साहब के कहने पे। उस वक्त एतजाज़ अहसन साहब थे इंटीरियर मिनिस्टर। इन सब ने एक्सेप्ट किया कि लेट्स मेक इट इंडिपेंडेंट। यानी ये आपकी तरफ से मशवरा भी है तहरीक इंसाफ की हुकूमत को? बिल्कुल, आपने ये बिल्कुल करना है। चौधरी निसार साहब 5 साल रहे, उन्होंने नेशनल काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी नहीं बनाया, प्रोविंशियल काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी नहीं बनाया। जमील साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छे से कई चीज़ें लिस्ट डाउन कर दी। आपका शुक्रिया जुबैर साहब, सलीम साफ़ी साहब, इरशाद भट्टी साहब, नफीसा शाह साहिबा और सदाकत अब्बासी साहब, आप सबका शुक्रिया। 100 दिन की तहरीक इंसाफ की कारकर्दगी खुद भी वो पेश कर चुके हैं, उस पर ऑपोजिशन की राय क्या है, माहिर क्या कहते हैं, और खुद तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ भी हमने इस जियो न्यूज़ की खुसूसी नशियात में आपके सामने रख दिया है। अच्छी कारकर्दगी पर खुशी मनाइए, दाद समेटिए, लेकिन तहरीक इंसाफ की हुकूमत को ये भी सोचना होगा कि जहाँ गलतियाँ हैं उन गलतियों को तस्लीम करे, उनका अजाला करे और उनसे भी सीखे, ताकि अगर अब कोई कमी रह गई है इन 100 दिनों में जो उसके नाकदीन जिस पर तनकीद कर रहे हैं, तो वो फिर अगले 100 दिनों में उसको बेहतर बना सके। बहरहाल कुछ चीज़ें मुश्किलात में नज़र आती हैं, जिस तरह तहरीक इंसाफ की हुकूमत के कुछ ही लोग खुद कह चुके हैं कि महंगाई बढ़ी है और आगे भी बढ़ सकती है। लेकिन इमरान खान साहब जहां अच्छे दिनों की उम्मीद दिलाते हैं, वहां ये भी कहते हैं कि इम्तिहान जारी रहेगा और मुश्किल दिन गुजरने के बाद ही शायद अच्छे दिन आएंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान में वाकई ही अच्छे दिन आए और तहरीक इंसाफ जिन अच्छे कामों का दावा, ऐलान और वादा करती है, उन पर वाकई अमल करके भी दिखा दे। जियो न्यूज़ की इस खुसूसी नशियात से हमें इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।